तो हम लोग यहाँ से फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। फंक्शन का मतलब क्या है? फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क। कि फंक्शन वो चीज है कि मतलब कुछ स्टेटमेंट्स को हम लोग कंबाइन करके एक बॉडी के अंदर रखते हैं तो वो फंक्शन बन जाता है, और वो तमाम की तमाम स्टेटमेंट कंबाइन होके काम करती हैं। मतलब फंक्शन जैसे किसी भी चीज का एक फंक्शन होता है, वो फंक्शन जब हम कार का है तो कार को चलाने के लिए चाबी को घुमाना पड़ता है, जब चाबी को घुमाते हैं तो चीजें कितनी चल रही होती हैं, लेकिन वो सारी एक चाबी को घुमाने के ऊपर कंट्रोल होती हैं। कि जब गाड़ी ने स्टार्ट होना है, उसके इंजन ने भी स्टार्ट होना है, वो जो फ्यूल वगैरह और सारा कुछ काम, लेकिन वो तमाम के तमाम पार्ट्स जो हैं वो कंबाइन होके काम कर रहे होते हैं, और काम एक ही हो रहा है, गाड़ी का स्टार्ट होना। तो यहाँ पे फंक्शन में भी, प्रोग्रामिंग में भी ऐसे ही होता है कि कुछ चंक ऑफ यानी कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके एक फंक्शन के अंदर रख देते हैं, और जब भी हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो तमाम स्टेटमेंट्स कंबाइन होके एक रिजल्ट पैदा करेंगी, और वही रिजल्ट हमारा एट द एंड पे उसकी आउटपुट होगी उस फंक्शन। तो फंक्शन एक मतलब एक चंक ऑफ स्टेटमेंट्स है जो कि मिलके काम करती हैं। और एवरी प्रोग्राम सी प्लस प्लस का, हर एक प्रोग्राम के अंदर एक मेन फंक्शन पहले से प्री डिफाइंड लाजमी होता ही होता है, यानी कि इसके बगैर हम लोग प्रोग्राम राइट ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोगों ने उस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करना है ना, तो सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन ही चल रहा है, हमारा मेन फंक्शन ही कॉल होता है, और वहीं से फिर मेन फंक्शन से हमारी बाकी फंक्शन की कॉलिंग होती है, और वो फिर काम करते हैं, और फिर आगे से आगे हमारा स्टेप बाय स्टेप काम चलता है। लेकिन जैसे एक घर में एंटर होने के लिए गेट जरूरी है ना, इसी तरह प्रोग्रामिंग को हमारे प्रोग्राम को कंपाइल और रन करने के लिए इसके अंदर मेन फंक्शन का होना जरूरी है। दो चीजें हो गई कि फंक्शन क्या है कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, दूसरी कि जब भी हम लोगों ने कोई प्रोग्राम बनाना है तो उसके अंदर एक मेन फंक्शन लाजमी होना चाहिए, हमारा प्रोग्राम ने वहीं से अपना स्टार्ट लेना होता है। ये तो हो गया कि फंक्शन होता क्या है। उसके बाद हमारे पास चीज आ जाती है फंक्शन की डिक्लेरेशन। क्या फंक्शन तो सर हो गया एक ना दफा वो लिख के बता देना। बेटा, ये सामने, ये मैं आपको सारा मतलब कोड आप लोगों को कंप्लीट बना के दिखाऊंगा और रन करके दिखाऊंगा। अभी आप इसको जस्ट थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट को समझ लो कि होता क्या है। उसके बाद आ जाती है फंक्शन सर की। साथ साथ बता देते तो अच्छी समझ आ जाती है, ऐसे वो फिर। तो इस फंक्शन की डेफिनेशन होगी और फंक्शन डिक्लेरेशन, मतलब कोई भी चीज हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर करते हैं तो पहले हमें उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। कोई वेरिएबल बनाना है तो उसको भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, फंक्शन बनाना है तो उसको भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, कोई क्लास बनानी है तो उसको भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब जब भी डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास तीन चीजें आती हैं फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर। अब इस तरह की चीजें आप लोगों का एक ऑब्जेक्टिव पार्ट भी होता है पेपर के अंदर, इस तरह की चीजें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं कि फंक्शन डिक्लेरेशन कोई एक स्टेटमेंट बना के बता दी जाए, तो आप लोगों से जस्ट फंक्शन डिक्लेरेशन का पूछ लिया जाए कि आप लोग एक लाइन लिखो फंक्शन डिक्लेरेशन के लिए। कोई इस तरह का भी पूछ सकता है, या आप लोगों से इस तरह भी पूछ सकते हैं कि फंक्शन डिक्लेरेशन करते वक्त तो उसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो उसके तीन पार्ट्स होते हैं, फंक्शन का नेम, उसकी रिटर्न टाइप और उसके पैरामीटर्स। कि जब भी फंक्शन की डिक्लेरेशन होनी है तो ये तीन चीजों का आप लोगों ने ख्याल रखना होता है कि फंक्शन का मतलब नाम क्या है, उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी और उसके पैरामीटर्स क्या होंगे। जैसे कि आप लोगों को ये मैं नीचे सेलेक्ट कर रहा हूं दो लाइन। अब ये एक फंक्शन की डिक्लेरेशन हुई हुई है, इसका सबसे पहला पार्ट रिटर्न टाइप, यानी कि वो डाटा टाइप लिखना जिस टाइप की ये वैल्यू ये फंक्शन रिटर्न करेगा। हम जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई होंगी उनकी एग्जीक्यूशन के बाद ये मुझे एक आउटपुट के तौर पर एक वैल्यू रिटर्न करेगा। उस वैल्यू की जो भी डाटा टाइप हो सकती है ना, वो हम लोगों ने पहले से ज्यूम करना होता है। अगर हम कोई मतलब मैथमेटिकली फार्मूला लिख रहे हैं तो हमें पता है कि उसकी वैल्यू नंबर की फॉर्म में आएगी, नंबर की फॉर्म में आएगी। तो दूसरा ऑप्शन होता है कि वो इंटीजर होगी या डेसिमल होगी, मतलब उसके अंदर इशारिये वाली वैल्यू होगी या इशारिये के बगैर होगी। अगर तो वो डेसिमल पॉइंट यानी कि इशारिये वाली वैल्यू है तो हम लोग डेसिमल पॉइंट वाली कोई डाटा टाइप यहाँ पे रिटर्न टाइप के अंदर लिखेंगे, यानी कि डबल हो गया, फ्लोट हो गया।
अगर हमें लगता है कि उसके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं आ सकता, पूरा पूरा प्लस माइनस का काम है, क्योंकि डेसिमल तो डिवीजन में आता होता है ना, तो अगर उसमें सिर्फ प्लस माइनस ही हो रही है तो हमें पता ही है कि डेसिमल नहीं आना, तो हम उसको यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू यानी कि रिटर्न टाइप के अंदर इंट लिख देंगे। दूसरा इसका पार्ट फंक्शन नेम का होता है, यानी कि डाटा टाइप, उसके बाद स्पेस, उसके बाद फंक्शन का नाम। तीसरी चीज होती है ये फंक्शन की बॉडी बना के उस फंक्शन की बॉडी के अंदर पैरामीटर्स की लिस्ट देना, कि मैं जब भी इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो मैं इसके अंदर कुछ ना कुछ, इसको अगर मैं कोई वैल्यू भी सेंड करना चाहता हूँ, ये फंक्शन बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैंने सम करने के लिए दो वैल्यूज को सम करने के लिए एक फंक्शन बनाया हुआ है, तो अब उसको मैं दो वैल्यू सेंड करूंगा तो वो मुझे उसका सम करके रिटर्न करेगा ना। तो अगर आपको इस तरह का फंक्शन बना रहे हैं कि जिसको आप कोई वैल्यू सेंड करोगे वो उसके ऊपर मैनिपुलेशन करके आपको कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, तो फिर आपने जो उसको वैल्यू सेंड करनी है वो जो इस बॉडी के अंदर फंक्शन की इस स्मॉल ब्रेसेस के अंदर आपने जो पैरामीटर दिए हुए होंगे वो वैल्यू इन पैरामीटर के अंदर जाती है। अब ये पैरामीटर लिस्ट कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक पैरामीटर भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। और अगर आप लोगों को नहीं मालूम कि आप मैंने सम करना है, तो मैं सम करने के लिए जो फंक्शन बनाना है वो जरूरी तो नहीं इसको मतलब कॉल करने वाला बंदा दो वैल्यू ही सेंड कर सके। मैंने अगर ज्यादा वैल्यू को सम करना है तो मैं ज्यादा वैल्यू भी इसको सेंड कर सकूं। अगर आप लोगों का इस तरह का सिनेरियो बन रहा है कि आपको नहीं पता कि इसको कॉल करने वाले बंदे ने कितनी वैल्यू इसको सेंड करनी है, तो आप यहाँ पे पैरामीटर के तौर पर एक अरे ले लें। अब जो अरे होती है वो हम डिक्लेरेशन के वक्त उसको साइज बताते होते हैं, और आपने जहां पे जब अरे का नाम लिखना है तो आपने उसको साइज नहीं बताना, और जब हम साइज नहीं बताते तो उसका अनलिमिटेड साइज ऑटोमेटिकली हो जाता है कि उसको जब तक वैल्यू मिलती जाएगी वो अरे के अंदर स्टोर होती जाएगी। या आप मतलब पहले से कोई एक बड़ी वैल्यू कोई 100 उसका अरे का साइज 100 डिक्लेयर कर दें कि 100 वैल्यू से ज्यादा वैल्यू तो नहीं ना सेंड करने लगा सम करने के लिए, तो आप एक 100 साइज की एक अरे यहाँ पे पैरामीटर के तौर पर पास करवा दें। अरे के अंदर फिर 100 तक जहां जितनी मर्जी वैल्यू आती है, कि यूजर जितनी भी वैल्यू पास करेगा वो सारी की सारी अरे में आ जाएंगी, और उस अरे को मैं नीचे इसके अंदर यूज कर लूंगा, फिर उसके अंदर जितनी भी वैल्यू आई होगी मैं वन बाई वन उठाता जाऊंगा, उनको ऐड करता जाऊंगा और सबको सम अप करके वापस रिटर्न कर दूंगा। तो ये फंक्शन की डिक्लेरेशन भी हो गई और ये इसकी फंक्शन की बॉडी हो गई, यानी कि ये जो कर्ली ब्रेसेस हम लगाते हैं फंक्शन के साथ ये फंक्शन की बॉडी कहलाती है। ये पहला हिस्सा इसकी रिटर्न डाटा टाइप होती है, दूसरा हिस्सा फंक्शन का नाम होता है, और तीसरा हिस्सा पैरामीटर लिस्ट होती है इन विद इन स्मॉल ब्रैकेट्स। और ये जो कर्ली ब्रेसेस होती हैं ये इस फंक्शन की बॉडी होती है। बॉडी किस लिए होती है कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स के लिए, यानी कि जितनी भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो इस बॉडी के अंदर है। तो फंक्शन की डेफिनेशन होगी, उसकी डिक्लेरेशन होगी, डिक्लेरेशन के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, और अब कुछ फंक्शंस बिल्ट इन भी होते हैं, यानी कि फंक्शंस की टाइप्स की तरफ आ जाते हैं। यानी कि अब फंक्शन की अगर मैं टाइप की बात करता हूं तो इसमें कुछ फंक्शन होते हैं जो बिल्ट इन होते हैं, यूज बने बनाए पहले से फंक्शन होते हैं, हमने जस्ट उनको कॉल करवा के यूज करना होता है। और कुछ फंक्शन होते हैं जो कि यूजर डिफाइन होते हैं, यानी कि हम खुद बनाते हैं। तो अब यहाँ पे ये दो फंक्शन के नाम दिए हुए हैं, जैसे ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग कंकैटिनेशन के लिए होता है strcat। अब str से मतलब स्ट्रिंग होता है, cat मतलब कंकैटिनेशन होता है। तो कोई भी दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग को आपस में कंकैटिनेट करना हो तो ये स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। या फिर एक ये MEM से मुराद मेमोरी होता है और CPY से मुराद कॉपी होता है, या एक पूरा का पूरा मेमोरी का पोर्शन आप कॉपी करके किसी दूसरी जगह पे उसको पेस्ट करना चाहते हैं, तो ये मेमोरी कॉपी के नाम से एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। तो इस तरह हमारे पास ये फंक्शन की दो टाइप्स होती हैं, कि यूजर डिफाइंड जो हम प्रोग्रामर्स खुद बना लेते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, और एक बिल्ट इन फंक्शन जो पहले ही हमारे पास हमारे IDE ने हमें प्रोवाइड किए होते हैं, या जो हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर पहले से बने हुए होते हैं। जैसे आप C++ यूज कर रहे हैं तो इसके लिए मैं आज अभी यूज करना है डेव C++ को, तो उसके अंदर जो हम टॉप पे लाइब्रेरीज इंक्लूड करवाते हैं, तो लाइब्रेरीज हम लोग इसीलिए इंक्लूड करवाते हैं कि उसके अंदर पहले से कुछ चीजें बनी हुई हैं, कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हम लोगों ने डिफाइन की हुई है, अब हम लोगों ने जस्ट उनको कॉल करवा के नीचे यूज करना है।
तो वो लाइब्रेरी टॉप पे इंक्लूड करवाने का यही मकसद होता है। तो कुछ ये बिल्ट इन फंक्शन जो हमारे पहले से बने हुए होते हैं, तो हम लोगों ने जस्ट उनको कॉल करवा के यूज करना होता है जस्ट। तो फंक्शन क्या होता है? डेफिनेशन, उसके मतलब डिक्लेरेशन के पार्ट, फंक्शन की टाइप्स, दो टाइप्स, यूजर डिफाइन और बिल्ट इन फंक्शंस। और ये जो मैंने आप लोगों के पास तीन पार्ट्स बताए थे, इसकी रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम और पैरामीटर्स। और चौथा पार्ट बॉडी का होता है, जहां पे हम लोग इसके अंदर स्टेटमेंट्स राइट करते हैं। रिटर्न टाइप हमारी डाटा टाइप होती है, जिस टाइप की वो वैल्यू रिटर्न करेगा। फंक्शन का नेम हम कोई भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। हाँ, नेमिंग कन्वेंशंस के कुछ रूल्स जरूर होते हैं, जो आप लोगों ने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में भी पढ़े होंगे, कि इसका स्टार्टिंग नेम स्टार्ट कोई किसी नंबर से नहीं होना चाहिए, अंडरस्कोर से नहीं होना चाहिए, कोई स्पेशल करैक्टर नहीं स्टार्ट में आना चाहिए, और इनके दरमियान, नाम के दरमियान में स्पेस नहीं आनी चाहिए। तो ये कुछ रूल्स होते हैं नाम को रखने के, तो वो रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, अदरवाइज नाम आप जो मर्जी रख लें। हाँ, एक ये भी रूल होता है कि कोई कीवर्ड के से मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए। अब जैसे इंट एक कीवर्ड है, डाटा टाइप है, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद यूज कर रही है, तो उसको हम लोग किसी अपने नाम के लिए यूज नहीं कर सकते। तो ये भी एक रूल है। तो ये हमने रूल्स का जस्ट ख्याल रखना होता है, बाकी नाम हम कोई भी रख लें उसका कोई इशू नहीं होता है। और पैरामीटर लिस्ट होती है कि ये इसकी फंक्शन के स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग पैरामीटर्स कुछ दे देते हैं, ताकि अगर हम लोगों ने इसको वैल्यू भी सेंड करनी हो जिसके ऊपर हम लोगों ने कैलकुलेशन करवानी है, तो वो फिर उन पैरामीटर्स के ऊपर जाती है, और वो पैरामीटर्स यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर यूज हो जाते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेके आप लोगों को मतलब ओवरऑल एक फंक्शन बना के हम देख लेते हैं कि यहाँ पे इंट ये डाटा टाइप हो गई। क्यों? क्योंकि ये एट द एंड पे ना, हर फंक्शन के एट द एंड पे एक रिटर्न स्टेटमेंट होती है। जब भी आप लोगों ने किसी फंक्शन के लिए स्टार्ट में इसकी ये रिटर्न टाइप देनी है ना, डाटा टाइप अगर दी हुई है, तो अगर आपने ये डाटा टाइप दी हुई है, तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन के एंड पे एक रिटर्न स्टेटमेंट लाजमी आनी है। अगर तो ये कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो फिर तो ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट लिख के आगे वो वेरिएबल या वो वैल्यू लिख देंगे जो इसने रिटर्न करनी है। अगर ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, तो फिर मैं यहाँ पे जस्ट जीरो लिख दूंगा, रिटर्न जीरो। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर फंक्शन का नाम डिक्लेयर करते वक्त तो उसकी डाटा टाइप यानी कि रिटर्न टाइप दी हुई है। तो अगर आपको लगता है कि मैंने इसके अंदर कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं देनी, ठीक है, तो यहाँ पे आप इंट की जगह पे फिर वॉइड लिख दोगे। वॉइड मतलब होता है एम्प्टी, मतलब इसके अंदर कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आनी। तो फिर आप इसके फंक्शन के अंदर एट द एंड पे रिटर्न स्टेटमेंट नहीं भी दोगे तो खैर है, कोई मसला नहीं, अगर आपने यहाँ पे इंट की जगह पे वॉइड लिखा हुआ है तो। तो मैंने एक फंक्शन बनाया, सबसे पहले मैंने इसकी रिटर्न टाइप दे दी, मैक्स मैंने फंक्शन का नाम रख लिया। क्यों? क्योंकि मैंने इस फंक्शन से काम भी यही करवाना है कि मैं इसको दो वैल्यू सेंड करूंगा। मतलब मैं एक फंक्शन बनाया है जिसको मैं दो वैल्यू सेंड करूंगा, तो ये दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मुझे रिटर्न कर देगा। मैं जब भी इसको दो वैल्यू सेंड करूंगा कॉल करके, तो ये मुझे उसकी दो वैल्यू, उसके उसमें से जो मैक्सिमम होगी वो मुझे रिटर्न कर दिया करेगा। तो डाटा टाइप, फंक्शन का नेम, और इस बॉडी के अंदर पहला पैरामीटर और दूसरा पैरामीटर। अब ये जो फंक्शन के पैरामीटर्स होते हैं ना, ये हम लोग यहाँ पे राइट करते वक्त इनको साथ ही डिक्लेयर कर देते हैं। मैंने बताया था कि जब भी हम लोगों ने कोई नाम यूज करना है तो उसको डिक्लेयर करवाना जरूरी होता है, यानी कि उसकी टाइप बताना हमें जरूरी होती है। तो यहाँ पे आप मैंने नंबर वन यानी कि num1 और num2 के नाम से दो पैरामीटर लिए, तो मैंने इसकी साथ डाटा टाइप भी जरूर बतानी है। तो अगर मैं अब इनको चूंकि मैक्सिमम के लिए बनाया, तो जाहिर बात है मैं कोई नंबर के फॉर्म में ही वैल्यू सेंड करूंगा ना, तो मैंने फिर इनकी डाटा टाइप भी इंट रख दी। तो ये मेरे पास दो पैरामीटर भी बन गए और दो एज ए वेरिएबल भी बन के, जिनका स्कोप होगा जस्ट इस फंक्शन के अंदर की हद तक। मतलब जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं ना, तो वो वेरिएबल जिस जगह पे डिक्लेयर हो रहा है ना, वो जगह उसको डिफाइन करती है कि इस वेरिएबल का स्कोप क्या होगा। और जितने भी वेरिएबल ये पैरामीटर वाली जगह पे डिक्लेयर होते हैं ना, इन तमाम वेरिएबल का स्कोप लोकल होता है।
ये जो लिखा हुआ ना लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, अब लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन मतलब इन वेरिएबल्स का स्कोप लोकल है, मतलब ये वाले वेरिएबल सिर्फ इस फंक्शन के अंदर अंदर यूज हो सकते हैं। इस फंक्शन के बाहर जाके जब मैं इस वेरिएबल को प्रिंट करवाने की कोशिश करूंगा ना, तो ये मुझे प्रिंट करवाने नहीं देगा, बल्कि एरर दे देगा। वो कहेगा कि आपने ये वेरिएबल कहीं डिक्लेयर ही नहीं किया। तो ऐसे जितने भी वेरिएबल जो इस तरह पैरामीटर्स की जगह पे डिक्लेयर हुए होते हैं फंक्शन के अंदर, तो उन तमाम वेरिएबल्स का स्कोप लोकल होता है। और ऐसे जितने भी वेरिएबल जो पूरी एक क्लास के अंदर डिक्लेयर हुए होते हैं, मैं नीचे आप लोगों की क्लास बनाई हुई है उसके अंदर दिखा देता हूं। अब जैसे ये स्ट्रक्ट डेमो के नाम से ये क्लास बनी हुई है। स्ट्रक्चर और क्लास सेम ही चीज होती हैं, कीवर्ड का फर्क होता है, और क्लासेस इनहेरिटेंस हो जाती हैं, स्ट्रक्चर की इनहेरिटेंस नहीं होती। बस ये मतलब दो फर्क होते हैं, बाकी स्ट्रक्चर और क्लासेस सेम ही चीज है। अब इसके अंदर ये इंट ए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, तो इसका स्कोप इस वेरिएबल का इस पूरी क्लास की हद तक है। मतलब मैं इस वेरिएबल को कहीं भी यूज कर सकता हूं क्योंकि ये ओपनली डिक्लेयर हुआ हुआ, तो इसका स्कोप एक क्लास लेवल का बन जाता है। और जो अभी मैंने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया था फंक्शन बनाते वक्त, वो मैंने फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है, तो इसका स्कोप इस फंक्शन की हद तक है, तो ये लोकल स्कोप इसका लोकल वेरिएबल वाला बन जाता है। तो इस तरह हम लोग फंक्शंस बना लेते हैं अपनी मर्जी से। अब मेन फंक्शन भी बिल्ट इन है, और जैसे मैंने स्ट्रिंग कंकेटेनेशन का बताया, ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है। और जैसे मैंने वो एक मेमोरी कॉपी का बताया, वो भी बिल्ट इन फंक्शन है। लेकिन एक ये मैक्स नाम से जो फंक्शन बना है, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, क्योंकि ये मैंने डेवलपर ने खुद बनाया है। तो इससे पहले जितने भी फंक्शन थे, जो मैंने दो तीन अभी नाम लिए हैं, वो पहले से बने बनाए आ जाते हैं कंप्यूटर के अंदर, हम लोगों ने जस्ट उसको यूज करना होता है, तो वो बिल्ट इन फंक्शन में आ जाते हैं। तो यहाँ तक तो ये तो हो गया ना फंक्शन डिक्लेरेशन। अब फंक्शन डिक्लेरेशन के साथ साथ मैंने फंक्शन की डिजाइनिंग भी कर दी है, मतलब फंक्शन बना भी दिया है और उसको डिक्लेयर भी कर दिया। मेरे दो काम हो गए हैं। यानी कि इसके अंदर ये जो बॉडी वाला पार्ट है ना, मैंने जब आप लोगों को फंक्शन का बताया था तो मैंने सिर्फ तीन नाम लिए थे, रिटर्न स्टेटमेंट, फंक्शन का नाम और पैरामीटर। जब हम जस्ट डिक्लेरेशन करते हैं ना फंक्शन की, तो उसके अंदर ये तीन चीजें ही आती हैं। लेकिन जब हम उस फंक्शन को डिफाइन भी करते हैं, तो फिर उसके अंदर चौथा पार्ट भी आ जाता है जिसको हम फंक्शन बॉडी कहते हैं। तो यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर मेरी डिक्लेरेशन भी हो रही है और इसकी डेफिनेशन भी हो रही है। डिक्लेरेशन, ये जो इसकी ये पहले वाली लाइन होती है ना इतनी, ये इसकी डिक्लेरेशन कहलाती है। और जब हम ये कर्ली ब्रेसेस बना के इसको डिफाइन भी कर देते हैं, तो ये डेफिनेशन भी हो जाती है। तो ये कंप्लीट एक पूरा फंक्शन बन जाता है। तो यहाँ पे आप जो नीचे बात कर रहा है ना, वो जस्ट फंक्शन डिक्लेरेशन की बात कर रहा है। यानी कि यहाँ पे उसने सिर्फ एक स्टेटमेंट के अंदर जस्ट फंक्शन को डिक्लेयर किया है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन को बनाना, पूरा फंक्शन बनाना, इन दोनों चीजों में फर्क होता है। फंक्शन डिक्लेरेशन में सिर्फ एक लाइन आती है कि हम लोग, जैसे अब यहाँ पे ये मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है ना, डाटा टाइप दी, नाम रखा, और इसके अंदर दो पैरामीटर पास करवा दिए, और एट द एंड पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया। तो ये मेरी इस फंक्शन की डिक्लेरेशन हो गई, जो फंक्शन मैंने ये ऊपर बनाया हुआ है। तो मतलब हम एक फंक्शन को दो पार्ट्स में अलग-अलग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि वेरिएबल को डिक्लेयर हम लोगों ने पहले कर लेते हैं और उसको इनिशियलाइज कहीं आगे जाके करते हैं, ऐसे ही हम फंक्शन की भी डिक्लेरेशन पहले कर सकते हैं, और उसको जब बनाने का काम आएगा वो हम जाके आगे कहीं बना लेंगे। तो जैसे वेरिएबल्स को हम पहले डिक्लेयर कर लेते हैं, इसी तरह हम फंक्शंस को भी पहले डिक्लेयर कर सकते होते हैं। और अगर फंक्शन को पहले डिक्लेयर करना हो, तो हम लोग जस्ट इस तरह एक लाइन के अंदर लिख के डिक्लेयर कर देते होते हैं। यानी कि ये फंक्शन की डिक्लेरेशन हो गई और ये मैंने ऊपर फंक्शन बना लिया। तो इस तरह हम लोग इन दोनों किसी फंक्शन को इस तरह अलग-अलग पार्ट्स के अंदर भी राइट कर सकते हैं। जैसे नीचे भी मतलब डिक्लेयर किया हुआ है, अब यहाँ पे मैंने इसको वेरिएबल नहीं दिया,
कहते हैं पैरामीटर्स नेम्स आर नॉट इम्पोर्टेंट इन फंक्शन डिक्लेरेशन, ओनली देयर टाइप इज रिक्वायर्ड टू फॉलोइंग वैलिड डिक्लेरेशन। कि जब आप लोगों ने डिक्लेरेशन करनी होती है ना, उस टाइम आप लोगों ने जरूरी नहीं कि साथ पैरामीटर के नाम भी बताने हैं। उस वक्त आप क्योंकि सिर्फ डिक्लेरेशन कर रहे हैं, तो हम लोगों ने डिक्लेरेशन के अंदर सिर्फ इतना बताना होता है कि पैरामीटर कितने हैं, आप उतनी ही डाटा टाइप जस्ट लिख दो इसके अंदर। तो डिक्लेरेशन करते वक्त आप इस तरह भी कर सकते हैं, यदि कि पैरामीटर के नाम ना बताएं, सिर्फ डाटा टाइप बता दें। फंक्शन डिक्लेरेशन करते वक्त आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप लोगों के पास उसका पैरामीटर का नाम भी बता दें, डाटा टाइप भी बता दें। तो ये दोनों सिचुएशन हो सकती हैं डिक्लेरेशन की, कि फंक्शन डिक्लेरेशन ऐसे भी हो सकती है और फंक्शन डिक्लेरेशन ऐसे भी हो सकती है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी पूछो। सर क्वेश्चन ये है कि ये जो सेकंड वाली आपने डिक्लेरेशन बताई है, ये सी के अलावा और कौन कौन सी लैंग्वेज में अप्लाई होती है? बेटा अभी हम सिर्फ सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो आपने इसको सी के लिहाज से देखना है। हर लैंग्वेज के अपने अपने रूल्स होते हैं। मैं बाकी लैंग्वेजेस को मिक्स नहीं करना चाह रहा अभी। ओके सर। हाँ, यहाँ पे इस सी लैंग्वेज के मुताबिक आपने जो भी पूछना है पूछो, दूसरी लैंग्वेजेस को इसके साथ मिक्स ना करो। हर लैंग्वेज के अपने अपने रूल्स होते हैं। यहाँ तक तो हो गया फंक्शन की डेफिनेशन, उसकी डिक्लेरेशन और फंक्शन को कंप्लीट को बनाना। अब उसके बाद उसकी कॉलिंग शुरू हो जाती है कि फंक्शन अब हम लोगों ने बना के तो रख लिया, तो उसकी डिक्लेरेशन भी करवा ली और उसको बना के भी रख लिया। अब जब हम लोगों ने उसको कॉल करवाना है, तो हम लोग उसकी कॉलिंग किस तरह करते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक कंप्लीट प्रोग्राम अब लिखा है, इससे पहले मैंने कंप्लीट प्रोग्राम नहीं लिखा था, जस्ट मतलब जो चीज डिफाइन करनी थी मैंने सिर्फ उसी का कोड राइट किया था। अब ये एक कंप्लीट प्रोग्राम है, मैं इसको मतलब आप लोगों को रन करके भी दिखा देता हूँ, और इसमें ताकि हमें डिस्क्रिपेंसीज जो होंगी उनका भी पता चल जाएगा और आप लोगों को समझ भी आ जाएगी सही तरीके से। अच्छा अभी तो आप लोगों के सामने ये डेव सी प्लस प्लस का इंटरफेस नजर आ रहा होगा। हम लोग अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए जो आईडीई यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूज करना है, वो ये डेव सी प्लस प्लस ही यूज करना है। इजीली अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, गूगल में जाके लिखो और साथ सेटअप का वर्ड लिखो, इसका आप लोगों को सेटअप मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। इजीली इंस्टॉल हो जाता है। सेटअप के ऊपर डबल क्लिक करना है और आगे उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करना है उसको। तो जब आप लोग इंस्टॉल कर लोगे तो उसके बाद ओपन करने के बाद आप लोगों के पास इस तरह का इसका ये इंटरफेस नजर आ जाएगा। तो इस इंटरफेस के अंदर ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर ये फाइल मेन्यू होता है। आप लोगों ने इस फाइल मेन्यू में आके न्यू पे क्लिक करना है और न्यू के बाद सोर्स फाइल पे क्लिक करना है। तो आप लोगों के पास एक फाइल क्रिएट हो जाएगी सी प्लस प्लस के लिए, जिसके अंदर आप लोग अपना सी प्लस प्लस का कोड राइट कर सकते हो, क्योंकि ये डेव सी प्लस प्लस लैंग्वेज के लिए ही स्पेसिफिक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने अपना कोड राइट करना है, ठीक है। अब कोड राइट करते वक्त जो आप लोगों ने डेव सी प्लस प्लस के अंदर कुछ रूल्स होते हैं उनका ख्याल रखना होता है कि यहाँ पे आयोस्ट्रीम के साथ डॉट एच नहीं लिखते होते। जब डेव सी प्लस प्लस में अगर आप लोगों ने काम करना है ना, तो नंबर साइन इंक्लूड आयोस्ट्रीम जस्ट इतना राइट करना है, आगे डॉट एच राइट नहीं करना। ये डेव सी प्लस प्लस में नहीं आता। हाँ, डेव सी प्लस में आगे ये चीज आती होती है कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब एसटीडी से मुराद स्टैंडर्ड होता है। ये एक नेम स्पेस हम लोगों ने टॉप पे बताना होता है, ताकि जो इससे नीचे जितनी भी चीजें आ रही हैं, इस लाइन से नीचे हम लोगों ने जितना भी कोड राइट कर रहे हैं वो सारे का सारा स्टैंडर्ड कोड किसके स्कोप के अंडर आता है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी के स्कोप के अंडर आता है। ये चीज बताने का मकसद क्या होता है कि यहाँ पे हम लोगों ने सेम नाम के कुछ फंक्शन और क्लासेस अगर यूज करनी होती हैं तो फिर उनको वो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अब जैसे सी आउट हम लोगों ने बार बार यूज करना होता है,
तो उसका हर जगह पे जब भी मैंने सी आउट को लिखना है ना, उसका हर जगह पे उसका मकसद अलग होता है। तो उस मकसद को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारा ये एसटीडी हमें हेल्प करता है। तो अगर मैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नहीं लिखता तो ये सी आउट मुझे एरर दे देगा, मेरा सी आउट को उसको समझ ही नहीं लगेगी सी आउट का मतलब क्या है। तो ये इसलिए इसका ये स्कोप डिफाइन करने के लिए हमें टॉप पे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लाजमी लिखना पड़ता है। तो पहली चीज का ख्याल रखना है कि लाइब्रेरी फाइल आईओस्ट्रीम के साथ डॉट एच नहीं लिखना। दूसरा, इसके अंदर टॉप पे लाइब्रेरीज के फौरन बाद एसटीडी यानी कि स्टैंडर्ड नेम स्पेस को लाजमी इंक्लूड करवाना। उसके बाद फिर हमारी कोडिंग शुरू होती है। अभी ये जो मैंने कोड लिखा हुआ है ना, ये मैंने सिंपल कोड लिखा है, सिंपल प्रोग्रामिंग किया है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट और इंटर प्रोग्रामिंग वाला भी कोई काम नहीं किया हुआ। जस्ट एक सिंपल फंक्शन बना के आप लोगों को दिखा दूं कि जिसके अंदर मैंने ये टॉप के अंदर टॉप पे एक फंक्शन को पहले डिक्लेयर कर लिया, उसके बाद मैंने एक मेन फंक्शन बनाया। इस मेन फंक्शन के अंदर मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए और उनको इनिशियलाइज भी कर लिया साथ, और एक तीसरा वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर मैंने इसको वैल्यू को रिटर्न करवा के स्टोर कर लिया। यानी कि मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो रिटर्न करेगा कोई ना कोई वैल्यू मुझे। तो ये मैंने नीचे फिर उस फंक्शन को जो मैंने टॉप पे डिक्लेयर किया था यहाँ पे बना भी लिया है। अब उसके अंदर क्या किया, वो दो पैरामीटर्स आ गए कि जब भी मैं इसको फंक्शन को कॉल करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे ये मेन फंक्शन के अंदर से आके मैक्स वाले फंक्शन को कॉल किया है, तो मैंने साथ दो वैल्यूज सेंड की हैं, ए और बी। तो आप यहाँ पे अब ये जो ए और बी है ना, ये दो वैल्यू जो मैं सेंड कर रहा हूँ, ये मेरे आर्ग्यूमेंट कहते होते हैं इनको। और जब ये फंक्शन यहाँ पे आके इनको रिसीव करेगा, जहाँ पे इस फंक्शन ने इन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू को रिसीव करके फिर इनको यूज करना है, तो ये मेरे पैरामीटर्स कहलाते होते हैं। कि जहाँ पे मैंने फंक्शन को बनाया है, ये मेरी कॉल्ड बॉडी कहलाती होती है फंक्शन की। तो कॉल्ड बॉडी के अंदर जो हम पैरामीटर लगाते हैं, जो वेरिएबल लगाते हैं वैल्यू को रिसीव करने के लिए, वो पैरामीटर कहलाते हैं। और कॉलिंग बॉडी के अंदर वो वैल्यू जो हम वैल्यू पास कर रहे हैं, यानी कि जो सेंड कर रहे हैं, वो मेरे आर्गुमेंट कहलाते हैं। तो ये मेरी कॉलिंग बॉडी है जहां से मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, और ये मेरी कॉल्ड बॉडी है जो कॉल हो रही है, जिसको कॉल कर रहा हूँ, वो कॉल्ड बॉडी कहलाती होती है। तो सर काइंडली जरा दोबारा रिपीट करना। जहां से फंक्शन कॉल हो रहा होता है, मतलब मैं कॉल कर रहा हूँ ना किसी फंक्शन को, तो मैं कॉलिंग बॉडी हूँ, कॉलिंग, ठीक है। इसके अंदर कमेंट लिखने के लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश डालते होते हैं। तो ये मेरी कॉलिंग बॉडी है, ठीक है। ये ऊपर लिखा हुआ है कॉलिंग अ फंक्शन टू गेट अ मैक्सिमम वैल्यू, कि दो वैल्यू मैं सेंड कर रहा हूँ और फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, तो वो फंक्शन मुझे उसको उसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकाल के मुझे वापस रिटर्न कर देगा। तो ये मेरी कॉलिंग बॉडी हो गई। और ये जो फंक्शन जो कॉल हो रहा है, ये मेरी कॉल्ड बॉडी कहलाती है। ये कॉल्ड बॉडी होती है। तो कॉल्ड बॉडी में जो वेरिएबल्स होते हैं वो पैरामीटर कहलाते होते हैं। जो कॉलिंग बॉडी में जो वैल्यू जो सेंड हो रही है, पास हो रही है, वो आर्ग्यूमेंट कहलाते होते हैं। तो यहाँ पे तीन चार टर्म्स बन जाती हैं। कॉलिंग बॉडी क्या होती है, कॉलिंग बॉडी, कॉल्ड बॉडी कौन सी होती है, और पैरामीटर क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है। तो ये सारी चीजों का आप लोगों को इन टर्म्स का पता होना चाहिए। इस तरह आप लोगों ने टर्म वाइज चीजों को याद करना है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये दोनों चीजें कंबाइन करके बता रहा हूँ, थ्योरेटिकली भी और कोडिंग के लिहाज से भी। तो आप लोगों ने दोनों लिहाज से साथ साथ चलना है, इन टर्म्स को लाजमी याद रखना है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी होती है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कल को आप लोगों ने मार्केट में जॉब के लिए जाना है, तो वहाँ पे जब इंटरव्यू होता है, तो वहाँ पे वो आप लोगों से कोड लिखवाने वाला काम तो बाद में जाके नहीं होता है। सबसे पहले इस तरह की ये टर्म्स ही पूछते हैं इंटरव्यू के अंदर कि कॉलिंग बॉडी कौन सी होती है, आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर में क्या फर्क होता है। तो इस तरह की टर्म्स का आप लोगों को पता होना चाहिए फिंगर टिप्स पे, तभी अच्छे डेवलपर बन सकते हैं। मतलब डेवलपर बन सकते हो, या फिर जब डेवलपर बनने के लिए जाओगे तो इंटरव्यू में सक्सेसफुल होने के लिए इस तरह के टर्म्स का पता होना चाहिए। तो इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि एक मेन फंक्शन भी लाजमी होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं तो हमारा सबसे पहले ये मेन फंक्शन ही कॉल होता है, इसी के अंदर से फिर बाकी चीजें कॉल होती हैं। अब यहाँ पे ये मैंने एक मेन फंक्शन बनाया हुआ है,
इसी के अंदर से मैंने ये मैक्सिमम वाले फंक्शन को कॉल करवाया और इसको मैंने दो वैल्यू सेंड की। ये पहली वैल्यू num1 के अंदर आ जाएगी, दूसरी वैल्यू num2 के अंदर आ जाएगी। इसके अंदर मैंने ये एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये कंडीशन लगाने के लिए मैंने इसको यूज किया है कि num1 ग्रेटर देन num2। अगर तो पहला नंबर दूसरे नंबर से ग्रेटर देन है तो पहले नंबर की वैल्यू रिजल्ट में स्टोर हो जाएगी, अदरवाइज एल्स दूसरी वैल्यू रिजल्ट में आ जाएगी। अब ये इफ एल्स मतलब कंडीशनल स्ट्रक्चर होता है कोई कंडीशनल काम करवाने के लिए, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हुए हैं। इफ एल कंडीशंस, लूप्स, अरेज, ये आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई होंगी। तो साथ हम लोग जब भी इस तरह इस्तेमाल होगी तो मैं आप लोगों को साथ साथ बताता भी जाऊंगा दोबारा भी। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक कंडीशन यूज की है कि दो नंबर का कंपैरिजन करके उसमें से मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए। तो इफ अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर ये एक वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमारा कंट्रोल एल्स के ऊपर चला जाएगा। जब एल्स पे जाएगा तो ये क्या करेगा कि दूसरे नंबर को रिजल्ट के अंदर स्टोर करवा देगा। अब इन दोनों में से किसी एक स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट होना है। अगर ट्रू होगी तो पहली एग्जीक्यूट होगी, अगर फॉल्स होगी तो दूसरी एग्जीक्यूट होगी। अब दोनों में से जो भी एग्जीक्यूट होगी रिजल्ट के अंदर उसी की वैल्यू आ जाएगी और रिजल्ट को मैं रिटर्न करवा लूंगा। तो ये रिटर्न होके कहाँ पे जाएगा, अपनी कॉलिंग बॉडी के पास। तो कॉलिंग बॉडी को मैं इस तरह किसी भी इक्वल के राइट साइड पे रख के अब जो रिजल्ट हुई जो रिटर्न हुआ रिजल्ट था वो अपनी कॉलिंग बॉडी के पास आएगा। कॉलिंग बॉडी के लेफ्ट साइड में मैंने इक्वल लिख के आगे वेरिएबल लिख दिया। तो इक्वल का मतलब होता है कि जो सिंगल इक्वल का मतलब होता है कि राइट साइड वाली जो भी चीज है वो लेफ्ट साइड को असाइन हो जाए। तो जब कॉलिंग बॉडी के पास अपना रिजल्ट रिटर्न होके आएगा तो ये क्या करेगा, अपने लेफ्ट वाले साइड वाले वेरिएबल को असाइन कर देगा और मेरा जो रिटर्न होके रिजल्ट आया होगा वो RET में आ जाएगा और RET को मैं सी आउट के जरिए प्रिंट करवा लूंगा। सी आउट की कमांड होती है इसके अंदर वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए। और एट द एंड पे मैंने रिटर्न 0 लिख दिया। अब ये रिटर्न 0 मैंने क्यों लिखा है कि ये मेरा फंक्शन है और फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट आती होती है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि मैंने इसके फंक्शन को बनाते वक्त यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप दी हुई है और जब भी आपने रिटर्न टाइप देनी है तो एट द एंड पे उस फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट भी लाजमी देनी है। तो ये दो कंडीशनें हैं तो जिसकी वजह से इसके अंदर मैंने अब मेरे पास रिटर्न करने के लिए वैल्यू तो कोई थी नहीं तो मैंने इसके अंदर रिटर्न 0 लिख दिया। तो यहाँ तक मेरा एक कंप्लीट प्रोग्राम बन गया एक सिंपल फंक्शन के लिए कि मैंने एक फंक्शन को डिक्लेयर किया, फिर उसको बनाया, फिर उसको मेन फंक्शन के अंदर से कॉल करवा दिया। 3 काम किए। अब मैं इसको कंपाइल करके देख लेता हूँ इसमें कोई एरर तो नहीं है। हम लोग किसी भी प्रोग्राम को जब कंपाइल करते हैं तो हमारा सोर्स कोड एक तो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरा उसके अंदर जितने भी एरर्स होते हैं कंपाइल टाइम एरर्स वो सारे हमें मालूम हो जाते हैं। ये जो इस तरह का स्केयर बॉक्स से 4 बने होते हैं रेड येलो ग्रीन ब्लू वाले, ये जो वक्फे के साथ होते हैं इसका मतलब होता है, जिसपे मैंने भी ये क्लिक किया है सर्कल घूम रहा है, इसका मतलब होता है कंपाइल करना। और ये जो यही 4 बॉक्स है जब जोड़ के आपस में इकट्ठे कर दिया और आइकॉन को छोटा कर दिया, इसका मतलब होता है रन करना। आप इन आइकॉन्स के ऊपर क्लिक करके भी अपने प्रोग्राम को कंपाइल और रन कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की भी होती है, कंपाइल करने के लिए F9 होती है और रन करने के लिए F11 होती है। अभी ये चूंकि मैं फर्स्ट टाइम कंपाइल कर रहा हूँ इसको चला के तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लेता है। जब आप इसको एक बार कंपाइल हो जाएगा ना उसके बाद जब आप इसमें एडिटिंग करके दोबारा कंपाइल करोगे तो फिर ये इतना टाइम नहीं लेगा।
सर लाइन नंबर 15 में सर जी जी सर लाइन नंबर 15 में सर वो बताइएगा आखिर में आपने क्या लिखा है एंड के बाद। ये एंड एल होता है, ENDL मतलब होता है न्यू लाइन। इसका मतलब होता है कि इसके बाद अगर कोई चीज प्रिंट होगी तो वो न्यू लाइन के अंदर जाके प्रिंट होगी। जी सर ठीक है, यही एरर है। हाँ, तो ये एंड एल का होता है। एंड एल हम लोग इसमें C++ में न्यू लाइन के लिए यूज करते होते हैं। तो अभी इसके अंदर मैंने इसको कंपाइल किया और नीचे इसने मुझे ये शो करवा दिया है, एरर्स भी 0 है, वार्निंग्स भी 0 है, मतलब मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे सक्सेसफुली इसकी आउटपुट दे देगा। तो ये इसके साथ रन का बटन होता है, इस पर क्लिक करना है तो भी ठीक है। शॉर्टकट की होती है F11, वो दबानी है तो वो भी दबाओगे तब ये रन हो जाएगा। जब आप इसको रन करते हैं तो ये इस तरह आप लोगों के सामने ब्लैक स्क्रीन के अंदर इसकी आउटपुट आ जाती है। ये मैक्सिमम वैल्यू इज 200। मैंने 2 वैल्यूज पास की थी, उसने मुझे एक वैल्यू रिटर्न करके बता दिया कि इसकी आउटपुट ये है, यानी कि उसमें से मैक्सिमम वैल्यू उसने मुझे रिटर्न कर दी। और इसको क्रॉस करोगे तो इसका रनिंग फॉर्म ऑफ हो जाएगी। अब मैं दोबारा कोड में आ जाता हूँ। अब यहाँ पे एक काम करके आप लोगों को दोबारा कंपाइल करके दिखाता हूँ। मैंने इसको डिक्लेरेशन को खत्म कर दिया शुरू से। अब मैं इसको मतलब कंपाइल करता हूँ। अब यहाँ पे उसने मुझे तब भी मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो कंपाइल हो गया है। मेरे एरर भी 0 है, वार्निंग भी 0 है। हालांकि मतलब वो एक लाइन मैंने हालांकि इसमें से खत्म की है डिक्लेरेशन की, लेकिन प्रोग्राम मेरा तब भी चल गया। तो ये डिक्लेरेशन होती है टॉप पे, अगर आप ये करवा लो तब भी ठीक है, ना करवाओ तब भी कोई मसला नहीं, क्योंकि जब हम फंक्शन बनाते हैं तो ये चीज़ें उसके अंदर भी आ जाती हैं। तो ये डिक्लेरेशन होती है कि अगर आप लोग अपने आगे बनने वाले तमाम फंक्शंस को पहले कहीं डिक्लेयर करके रखना चाहते हैं तो आप लोग रख सकते हैं। ये ऑप्शनल चीज़ होती है डिक्लेरेशन की। अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं करना चाहते तो ना करें, इसका कोई मसला नहीं है। ये मेन फंक्शन का होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे हर प्रोग्राम के अंदर एक मेन फंक्शन होना ज़रूरी है। उसके बाद उसके नीचे जितने मर्जी अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन हम लोग बना रहे हैं। तो ये तो था यहाँ तक फंक्शंस की बात। अब हम वापस दोबारा अपने मतलब कोर्स के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग दोबारा उधर ही जाएंगे कुछ और चीज़ें देख के। अब जब मैंने फंक्शन को कॉल किया ना, तो फंक्शन की कॉलिंग के अंदर हमारे पास इसके 2-3 तरीकेकार होते हैं। अमूमन जो फेमस हैं वो यही है, कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू। लेकिन इसके अंदर तीसरा एक सिनेरियो भी होता है, कॉल बाय पॉइंटर। तो जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, कॉल करते वक्त जैसे मैंने अभी 2 वैल्यूज पास की, 2 आर्ग्यूमेंट पास किए। अब उस आर्ग्यूमेंट की टाइप्स डिफरेंट हो सकती हैं, यानी कि वो एज ए वैल्यू के तौर पर भी आर्ग्यूमेंट हो सकता है, एज ए पॉइंटर के तौर पर भी हो सकता है, एज ए रेफरेंस के तौर पर भी हो सकता है। तो फंक्शन कॉलिंग विद वैल्यू या बाय वैल्यू, फंक्शन कॉलिंग बाय पॉइंटर, फंक्शन कॉलिंग बाय रेफरेंस, ये 3 डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं फंक्शन को कॉल करने। कॉलिंग बाय वैल्यू जो काम हम लोगों ने अभी किया, मतलब जस्ट मैंने फंक्शन बनाया और उसको कॉल कर लिया, 2 वैल्यूज उसको सेंड कर दी, यानी कि 2 वेरिएबल्स मैंने सेंड कर दी और डायरेक्ट वैल्यूज चले गई। पॉइंटर्स और जो रेफरेंसेस होते हैं ना, अब इसमें क्या होता है कि डिफॉल्ट वैल्यू पैरामीटर्स, मतलब जैसे आप लोगों के जैसे मैंने अभी किया है डिफॉल्ट वैल्यू पैरामीटर्स वाला काम, ठीक है। तो उसके अंदर मतलब जस्ट फंक्शन को कॉल करवाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये कॉल करवाया हुआ है सम का फंक्शन, और ये सम का फंक्शन यहाँ पे ऊपर बना हुआ भी है। अब यहाँ पे जब मैं फंक्शन बनाया ना, तो जब मैंने यहाँ पे इसको कॉल करवाया, ए और बी मैंने 2 वैल्यू सेंड की इसको। अब ए के अंदर पहली वैल्यू आ जाएगी, बी की अंदर दूसरी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन मैंने यहाँ पे भी इसको इनिशियलाइज करवाया हुआ है। तो ये मैंने क्या किया है, डिफॉल्ट वैल्यू, यानी कि कॉलिंग बाय वैल्यू, जो इसका पहला सिनेरियो था ना कॉलिंग बाय वैल्यू वाला, एक तरीकाकार तो मैंने अभी आपको दिखा दिया। अगर उसी तरीकेकार को इस्तेमाल करते हुए फंक्शन की बॉडी के अंदर ही एक वैल्यू असाइन की हुई हो इस वेरिएबल को, तो ये मेरा वेरिएबल कौन सा है, लोकल वेरिएबल, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर ही एक डिक्लेयर हुआ हुआ है। तो लोकल वेरिएबल इस फंक्शन के लिए है। तो जो लोकल वेरिएबल की लोकल वैल्यू होती है ना, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है।
अब बेशक मैं इसको यहाँ से कोई वैल्यू सेंड भी कर रहा हूँ ना, लेकिन ये एक्सेप्ट इसी वैल्यू को करेगा जो मैंने इसके अंदर इसको डिफाइन कर दी है। तो ये इसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू बन जाती है। अगर अब मैं यहाँ से इसको कॉल करवाते वक्त सिर्फ एक सिंगल वैल्यू भी सेंड करूंगा ना, मैं दूसरी वैल्यू रिमूव कर देता हूँ, मैं एक सिंगल वैल्यू भी सेंड करूंगा तो ये मतलब उस फंक्शन को कॉल कर लेगा, क्योंकि बी को मैंने उधर ही डिफॉल्ट वैल्यू दी हुई है। और अगर मैं इसको 2 वैल्यू पास करवाता हूं तो ये तब भी ठीक है कि ये डिफॉल्ट वैल्यू को ये छोड़ देगा, जो मैं यहाँ से न्यू वैल्यू सेंड करूंगा वो इसको जाके मिल जाएगी। जैसे कि आप लोगों ने शुरू में पढ़ा होगा कि एक वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर करवा लेते हैं पहले, उसके बाद उस वेरिएबल के अंदर जो लेटेस्ट वैल्यू उसको असाइन हुई होती है ना, वो वही आगे इस्तेमाल करता है। मतलब एक वेरिएबल का मतलब तो यही होता है कि कंपाइल टाइम के अंदर आप लोग उसकी वैल्यू चेंज कर सको। तो एक वेरिएबल को आप लोग मल्टी टाइम इनिशियलाइज करवा सकते हो, पहले मैंने कोई और वैल्यू दे दी, फिर और दे दी, फिर और दे दी, लेकिन वो एट द एंड पे यूज उसी को करेगा जो उसको लास्ट टाइम पे असाइन हुई होगी। तो ये तो इसकी होगी बाय डिफॉल्ट वैल्यू कि अगर इसको यूजर कॉल करवाते वक्त नहीं सेंड करता तो ये इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो होगी वो उसको उठा लेगा। अगर यूजर सेंड कर देता है तो बी के अंदर वही वैल्यू आ जाएगी। तो कॉलिंग बाय वैल्यू के अंदर ये 2 सिनेरियोज हो गए। दूसरी हमारी है पासिंग बाय पॉइंटर, कि पॉइंटर भी हम लोग यहाँ पे जो हम लोग जब कॉलिंग करते हैं तो पॉइंटर भी पॉइंटर को एज ए आर्ग्यूमेंट के तौर पर यूज करते हैं। तो जब हम लोगों ने पॉइंटर को यूज करना होता है ना, तो फिर हम क्या होता है, पॉइंटर का मतलब होता है उस वेरिएबल का एड्रेस सेंड करना, ना कि उस वेरिएबल की वैल्यू को डायरेक्ट सेंड करना। अब जैसे नीचे एक मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ स्वैप करने का, यानी कि एक पहली वैल्यू दूसरी के साथ स्वैप हो जाएगी। तो स्वैपिंग करने के लिए मैंने एक फंक्शन बनाया, इसको मैं कॉल करवा रहा हूं ये नीचे से। तो पॉइंटर्स का मतलब होता है कि वो वेरिएबल एक्चुअल वैल्यू नहीं कैरी कर रहा, बल्कि वो वेरिएबल उसके एड्रेस को कैरी कर रहा है। तो ये तरीकाकार होता है फंक्शंस विद जो पैरामीटर है ना, पैरामीटर एज ए पॉइंटर के तौर पर यूज हो रहा है। अगर तो वेरिएबल के साथ ही स्टैरिक लगा हुआ हो तो इसका मतलब है ये एक्स एक पॉइंटर है, मतलब एक्स के अंदर एड्रेस आ सकता है, वैल्यू नहीं आ सकती। वैल्यू नहीं आएगी बल्कि इसके अंदर एड्रेस आएगा। अब मैंने चूंकि फंक्शन के अंदर पॉइंटर्स को एज ए पैरामीटर के तौर पर रख लिया है, तो जब मैंने इसको कॉल करवाना है ना, तो यहाँ पे मैंने फिर एज ए वैल्यू को एज ए रेफरेंस के तौर पर सेंड करना है। यानी कि जब हम लोग किसी वैल्यू का एड्रेस सेंड करना चाहें ना, तो हम लोग उस वेरिएबल के साथ एंड का साइन लगा देते हैं। अब मैंने जैसे यहाँ पे कॉलिंग बॉडी के अंदर आके वैल्यू सेंड करते वक्त इस वेरिएबल के साथ एंड का साइन लगा दिया ना, तो मतलब ये ए की जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो सेंड नहीं कर रहा है इसको एक्स को, बल्कि इस ए का जो एड्रेस होगा वो सेंड होगा एक्स को। अब एक्स के अंदर ए का एड्रेस आएगा और वाई के अंदर बी का एड्रेस आएगा। तो ये होते हैं पॉइंटर्स, मतलब जिसके साथ जब हम लोग वेरिएबल के साथ इस तरह स्टैरिक लगा देते हैं तो वेरिएबल्स पॉइंटर्स बन जाते हैं। तो ये हमारी होती है कॉलिंग बाय पॉइंटर्स। अब आगे जब मैं इसको यूज करूंगा तो सारी हर जगह पे मैं इस पॉइंटर को इस्तेमाल करूंगा। यानी कि यहाँ पे मैं एक्स के साथ पॉइंटर लगा दिया तो एक्स के अंदर जो भी एड्रेस आ रहा होगा वो जेड को असाइन हो जाएगा, और जो वाई के अंदर एड्रेस आ रहा होगा वो एक्स को असाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक तीसरा वेरिएबल ले लिया इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू को स्वैप करवाने के लिए, क्योंकि 2 वेरिएबल इकट्ठे कंबाइन तो एक दूसरे के साथ स्वैप नहीं ना हो सकते। मुझे तीसरे बंदे के साथ मतलब हेल्प लेनी पड़ेगी कि मैं अपनी चीजें जो मेरे हाथ में पकड़ी हुई है मैं उसको पकड़ा दूंगा, दूसरे बंदे के हाथ से मैं खुद पकड़ लूंगा, और जो तीसरा बंदा था वो पहले को पकड़ा देगा। तो मतलब इस तरह एक थर्ड पार्टी बंदा हम बीच में यूज कर लेते हैं आपस में चीजों को स्वैप करने के लिए, क्योंकि मेरे हाथ भी फिल है दूसरे के भी फिल है, तो हम आपस में डायरेक्ट तो स्वैप कर नहीं सकते, तो हमें बीच में एक तीसरे बंदे को इन्वॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसी तरह मैंने एक जेड वेरिएबल लिया, एक्स का एड्रेस जेड के अंदर आ गया, वाई का एक्स के अंदर आ गया। अब जेड वाला मैं फिर वाई को दे दूंगा, क्योंकि वाई खाली हो गया ना एक्स के अंदर जाके, तो जेड वाला वाई के अंदर आ जाएगा। तो एक्स और वाई की वैल्यूज दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगी। अब यहाँ पे मुझे रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एड्रेस के साथ काम कर रहा हूँ, मतलब मेरा डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन के साथ काम हो रहा है। ये मैं एड्रेसेस है ना,
तो एड्रेसेस तो डायरेक्ट मेमोरी से मैं उठा के मेमोरी के साथ डायरेक्ट काम कर रहा हूँ, मुझे वैल्यू रिटर्न करवाने की जरूरत ही नहीं है कि ये x की वैल्यू उठा के y पे रख देगा, नहीं y की वैल्यू उठा के x पे रख देगा और x के अंदर फिर z वाली वैल्यू जो मैंने रखी थी वो उठा के रख देगा। यानी कि मेमोरी के अंदर डायरेक्ट स्वैपिंग हो रही है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ पे रिटर्न टाइप की जगह पे वॉइड लिख दिया। वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी, कि इसके अंदर कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आनी। और जब हमारे पास जिस फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट ना आ रही हो ना, तो उस फंक्शन को हम लोग मेथड भी कहते होते हैं। तो अगर आप लोगों से कोई पूछ लेना फंक्शन और मेथड में क्या फर्क है, तो फंक्शन वो होता है जो वैल्यू कोई रिटर्न कर रहा हो, और मेथड वो होता है जिसके अंदर से कोई रिटर्न स्टेटमेंट ना आ रही हो। तो ये मेरा एक किस्म का ये मेथड बन गया हुआ है, यही फंक्शन। नीचे मेन फंक्शन आना ही आना है, जिसके अंदर मैंने इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया, और इनको प्रिंट करवाने के लिए फिर मैंने 2 काउट स्टेटमेंट लगा ली। पहले मैंने कॉलिंग से पहले इसको प्रिंट करवाया ताकि इसकी एक्चुअल वैल्यू प्रिंट हो सके, फिर मैंने इसको कॉलिंग करने के बाद प्रिंट करवाया, अब इसकी जो अपडेटेड वैल्यू होगी वो प्रिंट हो सके। तो इसको मैंने रन करके ये इसकी आउटपुट नीचे राइट की हुई है, यानी कि बिफोर स्वैप ये पहला मैसेज और उसके बाद ये वैल्यूज। तो बिफोर स्वैप मैसेज और ये एक्चुअल वैल्यूज। अब यहाँ पे मैंने एक कंकैटिनेशन स्ट्रिंग बनाई हुई है, सी आउट लेस देन ब्रैकेट, उसके बाद ये डबल कोटेशन मार्क के अंदर आप जो भी चीज लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है। तो a इज इक्वल टू, ये चीज एज इट इज प्रिंट हो गई। उसके बाद फिर कंकैटिनेशन, कंकैटिनेशन के लिए यही सिंबल दोबारा हम यूज कर लेते हैं सी आउट वाले। a एक वेरिएबल है तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो गई। उसके बाद फिर मैसेज, फिर वेरिएबल, फिर बैकस्लैश n। अब ये बैकस्लैश n भी न्यू लाइन के लिए यूज होता है, तो हम लोग न्यू लाइन में जाने के लिए बैकस्लैश n भी यूज कर सकते हैं, और जो मैंने पहले यूज किया था ENDL, एंड l मतलब एंड लाइन, तो हम लोग वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी मर्जी है, दोनों में से कोई एक कीवर्ड हम लोग यूज कर लेते हैं न्यू लाइन में जाने के लिए। तो ये मेरा एक क्लास फंक्शन बन गया, एक प्रोग्राम बन गया विद पॉइंटर्स के साथ, और नीचे ये इसकी आउटपुट आ गई। जब मैंने इसको आफ्टर स्वैप, यानी कि ये आफ्टर स्वैप वाला मैसेज आ गया, उसके बाद ये स्ट्रिंग प्रिंट होगी, तो ये a इज इक्वल टू 35 और b इज इक्वल टू 45, यानी कि दोनों की वैल्यू आपस में स्वैप हो गई है, आप लोगों को नजर भी आ रही है। मैंने यहाँ पे कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं करवाई। तो हम लोग ये जो पॉइंटर और रेफरेंसेस को इस्तेमाल करते हैं ना, ये हम लोग इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें रिटर्न स्टेटमेंट की जरूरत ना पड़े। अब मैंने चूंकि उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस लेके उस मेमोरी लोकेशन के ऊपर वैल्यू स्वैप करवा दी ना, x की जगह पे y की वैल्यू रख दी और y की जगह पे x की वैल्यू रख दी, तो आप दोनों वैल्यूज उस लोकेशन पे स्वैप हो गई। अब मैं जब प्रिंट करवा रहा हूं तो उस वेरिएबल की वैल्यू ऑटोमेटिकली स्वैप हो चुकी है मेमोरी लोकेशन के अंदर ही। तो जब मैं a को कॉल करवाऊंगा तो a के अंदर a की जो लोकेशन थी x वाली, वहां पे तो y की वैल्यू आ चुकी हुई है, और b की जो लोकेशन थी y वाली, वहां पे x की वैल्यू आ चुकी हुई है। तो जब मैं a और b को प्रिंट करवाऊंगा तो ऑटोमेटिकली जब मैंने उसके जड़ से ही उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया, अब मुझे वेरिएबल के साथ तो कोई वास्ता ही नहीं रह गया ना फिर मेरा। तो ये पॉइंटर्स और ये रेफरेंसेस का इस्तेमाल हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि हम उस लोकेशन पे ही वैल्यू चेंज कर दें, उसका एड्रेस ले लें। ये तो था पॉइंटर्स के थ्रू। नीचे आप लोग अगर जस्ट रेफरेंसेस यूज करना चाहते हैं, यानी कि कॉलिंग बाय रेफरेंस, पैरामीटर बाय रेफरेंस पास करने हैं, तो उसके लिए फिर हमें क्या होता है कि हम लोग एक्चुअल एड्रेस ही सेंड करते होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे स्वैप का फंक्शन कॉल करवाया और a और b, यानी कि a और b वेरिएबल ही सेंड कर दिए। लेकिन जहां पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है ना, वहां पे मैं इसके साथ एंड साइन लगा दूं। तो रेफरेंस का मतलब होता है कि इन पॉइंटर्स के ऊपर आके अब ये क्या करेगा, उस वैल्यू का एड्रेस लेके x और y को दे देगा। पॉइंटर में मैंने क्या किया था कि पैरामीटर को एज ए पॉइंटर पे ले लिया था, लेकिन जो आर्गुमेंट थे उनको मैंने एज ए रेफरेंस के तौर पर लिया था। लेकिन रेफरेंस के अंदर मैंने क्या किया, पॉइंटर को एज ए पैरामीटर को एज ए रेफरेंस ले लिया। जब मैंने पैरामीटर को एज ए रेफरेंस ले लिया तो मुझे पॉइंटर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कि यहाँ से तो मैं एक्चुअल वेरिएबल ही सेंड कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इस फंक्शन के अंदर आके फिर उसका एड्रेस ले लिया। तो ये रेफरेंस होता है।
कि जब हम लोग ये जो वेरिएबल के साथ एंड लगाते हैं, इसका मतलब होता है मैं उसका रेफरेंस उठा रहा हूँ। जब हम लोग स्टैटिक लगाते हैं तो मैं उसका मतलब होता है मैं पॉइंटर उठा रहा हूँ। एट द एंड पे चीजें दोनों सेम ही हैं, मतलब उसके अंदर भी एड्रेस आता है, उसके अंदर भी एड्रेस आता है। लेकिन वो जो जिसके साथ स्टैटिक लग जाता है ना, वो पॉइंटर वेरिएबल ही पॉइंटर वाला बन जाता है। लेकिन जब हम लोग एंड का साइन लगाते हैं तो ये वेरिएबल हमारा वेरिएबल ही रहता है, लेकिन उसके अंदर वैल्यू जो आती है वो वैल्यू एक्चुअल नहीं आती, बल्कि उसका एड्रेस आ जाता है। बस ये इतना थोड़ा सा फर्क है, बाकी चीजें तकरीबन सेम ही है। तो पहला मैंने जो प्रोग्राम दिखाया वो कॉलिंग बाय पैरामीटर था, ये जो दूसरा दिखाया है ये कॉलिंग बाय रेफरेंस है, यानी कि पैरामीटर पास करवाना बाय रेफरेंस या पैरामीटर पास करवाना बाय पॉइंटर्स। पॉइंटर्स में होता है कि एड्रेस जा रहा होता है, एड्रेस एज ए पास हो रहा होता है। रेफरेंस के अंदर वैल्यू जा रही होती है, लेकिन वहां पे जाके वो उसको उसके एज ए रेफरेंस के तौर पर कंसीडर करता है, मतलब उसके एड्रेस के तौर पर उसको लेता है, लेकिन पास हम वैल्यू ही करते हैं। अब जैसे हम लोगों ने किसी का रेफरेंस देना होता है जॉब के लिए, तो हम उस बंदे का नाम देते हैं ना एक्चुअल का, तो हम लोग तो उस एक्चुअल बंदे का ही नाम ले रहे हैं, लेकिन जिसको हम नाम जिसको सुना रहे हैं वो नाम, उसके पास वो बंदा एज ए रेफरेंस के तौर पर आ रहा है, मतलब वो ऑटोमेटिकली उसके फीचर समझ जाता है। हाँ वो फलां बंदा, वो तो अपना यार बेली है, तू भी इसका मतलब अपना ही बंदा हुआ, आ जा यार तू भी आ जा जॉब पे। तो हम जब एज ए रेफरेंस के तौर पर लेते हैं तो हम लोग अपनी तरफ से तो एक्चुअल नाम ही ले रहे होते हैं ना। जैसे जब मैंने इसको कॉल करवाया तो मैंने एक्चुअल वैल्यू भी सेंड की, लेकिन जब उसके पास गई तो उसके लिए वो एज ए रेफरेंस बन गई। क्यों? क्योंकि उसके साथ मैंने एंड का साइन लगा दिया। तो ये बाई यानी कि पासिंग पैरामीटर बाई रेफरेंस और पासिंग पैरामीटर एज ए पॉइंटर के तौर पर। पॉइंटर के अंदर एड्रेस पास हो रहा होता है और रेफरेंस के अंदर वैल्यू जा रही होती है, लेकिन वहां पे जाके वो एज ए उसका एड्रेस बन जाती है। आंसर फिर भी सेम ही आएगा। रिटर्न स्टेटमेंट की मुझे यहाँ पे भी जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि मैं उसके एड्रेस के साथ खेलता हूँ। अब मैंने देखो ये नीचे x और y और z एग्जैक्ट वेरिएबल के नाम लेके इस्तेमाल किया, मुझे अब स्टैटिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि मैं एज ए रेफरेंस के तौर पर यूज कर रहा हूँ उसको, और रेफरेंस के तौर पर उसका एड्रेस ही आता होता है, लेकिन हम लोग ऐसे नाम ले रहे होते हैं, लेकिन वो इस्तेमाल एज ए रेफरेंस एड्रेस के तौर पर हो रहा होता है। पॉइंटर में हम लोग ना ले ही उसके एड्रेस का नाम रहे होते हैं, तो इसलिए जब भी हमने उसका वेरिएबल का नाम लिखना होता है साथ स्टैटिक लगाते हैं, लेकिन रेफरेंस के अंदर हमें फिर उसके साथ बार बार एंड साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने एक बार एक्स के साथ डिक्लेरेशन करते वक्त उसको एंड साइन लगा दिया ना, अभी इसके अंदर मेरे पास उसका एड्रेस ही आ गया है, अभी आगे इसके एड्रेस से ही काउंट होगा इसका। अब मुझे बार बार उसके साथ स्टैटिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंटर के अंदर बार बार स्टैटिक लगाने की जरूरत पड़ती होती है, रेफरेंस के अंदर बार बार एंड साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो एक ही बार हम लोगों ने रेफरेंस देना होता है, मतलब अपने ताल्लुक वाले बंदे का नाम एक ही दफा बताते होते हैं ना कि मैं फलां बंदे के ताल्लुक से आया हूँ, तो मैं एक दफा रेफरेंस दे दिया उसका, उसके बाद तुम्हारी डायरेक्ट कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है, लेकिन हो उसी बंदे के वास्ते से नहीं होती है। तो ये हमारे पास होती है कॉलिंग फंक्शंस, बाय वैल्यू भी हो गई, बाय पैरामीटर भी हो गई, बाय रेफरेंस भी हो गई। ये आगे मतलब कुछ हैं डिफरेंसेस लिखे हुए कि कोई भी जब चीज आती है तो उसके मतलब कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं कि रेफरेंस में क्या फर्क है और पॉइंटर में क्या फर्क है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, ये आप लोग पढ़ लेना। इन डिफरेंसेस के अंदर जो एक मेन चीज होती है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब आप इन दोनों चीजों को कंबाइन करके यूज करना चाहें और वो चीज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ मैं अब आ रहा हूँ, अब चीजें मेरी सिंपल से खत्म होकर ऑब्जेक्ट की तरफ आ रही हैं। ऑब्जेक्ट यही होता है कि जब हम कोई स्ट्रक्चर या क्लास बना के उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फिर उसके अंदर आने वाली चीज को उस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करवाएं, तो ये मेरी फिर वहां से फिर हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है। जैसे यहाँ पे अब मैंने इस प्रोग्राम के अंदर एक स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्ट्रक्ट का कीवर्ड लिखते होते हैं, ये कीवर्ड स्ट्रक्ट, उसके बाद ये डेमो इस स्ट्रक्चर का नाम है, मैंने डेमो रख लिया, आप लोग कोई और भी रख सकते हो, आप लोग अपने नाम के साथ भी नाम इसका रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो ये मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना लिया, उसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया आप लोगों को जस्ट बताने के लिए कि हम लोग इस तरह फिर क्लासेस और स्ट्रक्चर बना के जब प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं तो वो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बन जाती है।
अब इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग फिर उस चीज का क्लास का या स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बना के फिर उसके अंदर आने वाली चीज को उस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करवाते होते हैं। अब जो इस पॉइंटर और रेफरेंस में जो मेन डिफरेंस आता है ना, वो यहाँ पे आके आता है। अब मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया डेमो के नाम से। अब क्लास और स्ट्रक्चर के अंदर मैं डिफरेंस पहले भी बताया था, अभी भी बता देता हूँ। सिर्फ इतना फर्क होता है, क्लासेस जब बनाते हैं तो उनकी हम आपस में इनहेरिटेंस कर सकते हैं, यानी कि क्लासेस का आपस में रिलेशनशिप बन जाता होता है। लेकिन जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इनकी आपस में इनहेरिटेंस नहीं हो सकती होती। तो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, क्योंकि अभी मैंने एक ही बनाना था, मुझे इनहेरिटेंस की जरूरत ही नहीं है, तो मैंने स्ट्रक्चर बना लिया। उसके बाद मैंने एक मेन फंक्शन बना लिया, जो कि लाजमी होता है किसी भी प्रोग्राम में। अच्छा, जब कॉलिंग बाय पैरामीटर और बाय रेफरेंस कर रहे होते हैं तो रेफरेंस और पॉइंटर्स में आके जो एक मेन डिफरेंस होता है ना इसका, ये इस सिंबल का होता है। ये एरो ऑपरेटर जो होता है हमारा, ये एरो ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं टू एक्सेस इट्स मेंबर्स वेयर इट्स रेफरेंस यूजेस डॉट ऑपरेटर। अब मतलब उसको एज ए रेफरेंस के तौर पर जहाँ पे वो वेरिएबल हमारा पड़ा हुआ है उसको एक्सेस करने के लिए हमें ये एरो ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। अब वेरिएबल कहाँ पे पड़ा हुआ है मेरा, इस स्ट्रक्चर के अंदर। तो स्ट्रक्चर एज ए क्लास ही होती है, जैसे हम क्लास क्रिएट करते हैं वैसे ही हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो ये स्ट्रक्चर क्लास से मिलती जुलती होती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि क्लासेस के अंदर इनहेरिटेंस हो जाती है, स्ट्रक्चर के अंदर इनहेरिटेंस नहीं होती। फर्क सिर्फ इतना है। तो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, उसके अंदर एक वेरिएबल लिया। अब इस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए मैंने इस क्लास इस स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डी के नाम से। उसके बाद इस डी का मैंने एक पॉइंटर बनाया और एक रेफरेंस वेरिएबल बना लिया। वेरिएबल इसका ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस बना लिया। अब मैं इस पॉइंटर को यूज करूंगा जब उस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, तो मुझे इसके दरमियान में ये एरो ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। और जब मैं इस रेफरेंस को यूज करूंगा उस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, तो मुझे इसके अंदर डॉट सिंबल यूज करना पड़ेगा। जो डॉट सिंबल है ये तो हम आम रूटीन में भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डॉट सिंबल हमारा आम रूटीन में भी इस्तेमाल होता है। जब भी हमने किसी क्लास के अंदर से किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू उस क्लास के अंदर से किसी वेरिएबल को या फंक्शन को कॉल करना हो एक्सेस करने के लिए, तो हम लोग ऑब्जेक्ट डॉट वो वेरिएबल या वो फंक्शन जिसको हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं। तो ये तो नॉर्मल हाथ में भी यूज हो रहा होता है, लेकिन ये एरो ऑपरेटर हम जस्ट तभी यूज करते हैं जब हमारा किसी पॉइंटर के थ्रू हम उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो इसको मैं आप लोगों को ये इसका प्रोग्राम इसको रन करके भी दिखा देता हूँ। तो ये इसको मैंने आप रन किया, एग्जीक्यूट किया है। अब ये क्या करेगा, इसको अब ए को उसने असाइन किया 8 और इस ए को असाइन किया 8। अब जो ये पी और आर मैंने दो वेरिएबल हैं जिनको मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, और पी और आर के अंदर वैल्यू किसकी आ रही है, एंड एक्स, और इसके अंदर भी एंड एक्स। अब जो एंड का साइन लग जाता है तो इसका मतलब होता है कि उस वेरिएबल की वैल्यू ना उठाए बल्कि उसका एड्रेस उठाए। ठीक है, और जो मैं इसको यहाँ पे आके मैनेज कर रहा हूँ, मैंने एक्स और वाई को दो वैल्यूज दे दी 5 और 6। उसके बाद पी को एज ए पॉइंटर बनाया और पी के अंदर फिर मैंने एक्स की वैल्यू का एड्रेस स्टोर करवा दिया। फिर इसी पी के अंदर मैंने वाई की वैल्यू का एड्रेस स्टोर करवा दिया, और आर के अंदर फिर मैंने आके एक्स की वैल्यू स्टोर करवा दी, यानी कि उनके दरमियान में आपस में स्वैपिंग वगैरह कर दी हुई है। अब मैं जब मैं इसको रन करूंगा ना, पहले मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ। तो ये आप लोगों को ब्लैक स्क्रीन में इसकी आउटपुट नजर आ रही है। पहले दोनों का ये एड्रेस उठा रहा है, मतलब ये एड्रेस की फॉर्मेट है उसका वो बना हुआ जैसे अभी। उसके बाद ये एंड पे ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके मुझे सेंड कर रहा है। तो मतलब ये उसके अंदर उसने उसका एड्रेस उठाया है, क्योंकि मैंने हालांकि इसको यहाँ पे वैल्यू दी है, ए को एक्सेस करके ए को मैंने वैल्यू दी है
अब ए के अंदर जो वैल्यू 8 आ रही है, लेकिन ए को मैंने प्रिंट नहीं करवाया, प्रिंट मैंने पी और आर को करवाया हुआ है, जिसके अंदर ये मैंने इंक्रीमेंट किया हुआ है पी और आर के अंदर, और पी और आर को मैंने इस यहाँ पे उसकी वैल्यू का एड्रेस असाइन कर दिया। अब वो मुझे एक्चुअल वैल्यू सेंड नहीं करवा रहा, बल्कि उसका एड्रेस जो है ना वो मुझे आउटपुट के अंदर दे रहा है, एक्चुअल वैल्यू नहीं दे रहा। तो आप लोगों को ये नीचे आप लोगों को कोड के अंदर ये आउटपुट नजर आ रही है, तो ये उसने उसका एड्रेस उठा के दिया है, ना कि उसकी एक्चुअल वैल्यू दी है। तो ये हमारे पास पैरामीटर और रेफरेंसेस होते हैं। और उसके बाद जो मैंने एक बात की थी यूजर डिफाइंड फंक्शन की, तो इसके अंदर ये कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शन का मैंने एक टेबल इसके अंदर बना के रख दिया आप लोगों के नोट्स के अंदर। तो ये हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन वो होते हैं जो इसके अंदर पहले से बने बनाए पड़े हुए हैं, हम लोगों ने जस्ट उनको कॉल करके यूज करना है। तो ये बिल्ट इन फंक्शन के कुछ नाम हैं। ये ABS का होता है एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करना। ये CEL जो होता है हमारे पास रिटर्न द स्मॉलेस्ट होल नंबर। कॉज का होता है कि जो हम कॉज साइन नहीं लेते किसी मैथमेटिक्स के अंदर किसी एंगल का कॉज निकालना हो, तो इसलिए इसी तरह ये कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास पहले से बने बनाए पड़े हुए हैं। कि जैसे मैथ के अंदर से हम लोगों ने कोई फंक्शन कैलकुलेट करना है, तो जैसे मैथ के अंदर फंक्शन होते हैं जो हमारे पास बिल्ट इन, वही बिल्ट इन फंक्शन हम लोग यहाँ पे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पहले से बने हुए पड़े हुए हैं। तो आप इनको जस्ट कॉल करके यूज कर सकते हैं। तो यूजर डिफाइन तो आप लोगों की मर्जी होती है ना, फिर जिस तरह मर्जी बना लो। तो ये हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे एंड हो गया फंक्शंस तक। तो इन बिल्ट इन फंक्शन को यूज करते वक्त सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना होता है कि टॉप के ऊपर हमें इन बिल्ट इन फंक्शन को यूज करने वाली लाइब्रेरी मैथ की एक लाइब्रेरी होती है। जैसे आयोस्ट्रीम है ना, हम लोग टॉप पे ये इंक्लूड करवाई हुई इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए आयोस्ट्रीम होती है। और अगर आप लोगों ने इस तरह का कोई मैथमेटिकली बिल्ट इन फंक्शन यूज करना है, तो उसकी फिर वो सारे फंक्शन कहाँ पे बने हुए हैं, वो मैथ वाली लाइब्रेरी के अंदर। तो इसलिए हमें यहाँ पे टॉप के अंदर वो मैथ वाली लाइब्रेरी भी इंक्लूड करवानी पड़ेगी अगर आप कोई मैथमेटिकल बिल्ट इन फंक्शन बना बनाया यूज करना चाहते हैं।